हकीकत यह है कि अब्दुल मालिक रेगी को पाकिस्तान ने बेचा ईरान को। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमारे पास जैशुल अदल है, पाकिस्तान में हमने पाल रखी है, ये ईरान में जाकर के ये हमले करेंगे। तो ईरान ने बेसिकली ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया बलूचिस्तान में इनके हाइड आउट्स के ऊपर, जैशुल अदल के। GF-17 थंडर से हमला किया जो उनका फाइटर जेट है, और स्टैंड ऑफ मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने अब क्या किया, ईरान ने उठा करके कहा ठीक है, अब अगर आपको ये शौक है तो हम आपका ये शौक पूरा कर देते हैं। उन्होंने मूव कर दिए हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने रॉकेट लॉन्चर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। तो तालिबान कंप्लेन कर रहा है कि उनके खिलाफ आतंकवाद पाकिस्तान कर रहा है, तो तालिबान के खिलाफ आतंकवाद कर पाने की जो क्षमता है वो आईएसआई में है। ये जो जैशुल अदल है, इससे पहले जो जुंदुल्ला भी थी, ये CIA सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस थी। CIA इनको जो है वो पालती पोसती थी और CIA का पूरा सपोर्ट था इनको। इंडिया की 10 वॉरशिप्स इंडियन नेवी की आज की डेट में रेड सी के अंदर खड़ी हैं। आसिम मुनीर जब अमेरिका गया था तो उसने इसके बारे में भी वहाँ कंप्लेन की थी कि ये बार बार POK कर रहे हैं, और आप हमको गारंटी दीजिए कि इंडिया इस समय कोई भी मिस एडवेंचर नहीं करेगा हमारे साथ। और पेशावर के किले में पठानों को नाक में नथ पहना करके और पैरों में घुंघरू बांध करके और सलवार पहना करके डांस कराया था। ईरान अगर डिसाइड करता है कि नहीं हमें भारत से लड़ना है तो ठीक है, उनका भी शौक पूरा कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगी। और हाल ही के दिनों में हमारे वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा डिमोनेटाइज किया जा रहा है और उसकी जो है रीच को कंप्रेस किया जा रहा है यूट्यूब की तरफ से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर उससे अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो हमको भी देखने को मिलेगा कि रीच क्यों कंप्रेस की जा रही है। तो लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। DO न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान पर उसके निर्माण के बाद से लेकर अब तक तीसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। ईरान ने उसके बलूचिस्तान प्रांत में घुसकर मिसाइलों और रॉकेटों से हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने बिलबिलाहट में आकर जवाबी कार्रवाई की बात की और उसकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि उसने ईरान के कुछ इलाकों में रॉकेट दागे हैं, मिसाइलें दागी हैं। क्योंकि मामला हमारे पड़ोस से जुड़ा है तो इसको लेकर हम वैभव सर से विमर्श करेंगे कि क्या भारत इससे कुछ प्रभावित होगा, क्या भारत पर इसका कोई फर्क पड़ेगा। वैभव सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे पड़ोस में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, ईरान ने कर दी। इसके पहले अमेरिका ने की थी और भारत ने भी की थी जब पुलवामा कांड हुआ था। उसके बाद उस समय पाकिस्तान ने कहा था कि कुछ कौवे मरे हैं और कुछ दरख्त गिरे हैं, कोई हताहत नहीं हुई। इस बार कम से कम थोड़ा प्रगति की है पाकिस्तान ने, बच्चों के मरने की, 2 बच्चों के मरने के बाद की है। सर, हमारे पड़ोस में ये जो हो रहा है इसका क्या भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान ने उस समय भी झूठ बोला था, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। जहाँ तक की बात है कि सिर्फ बच्चे मरे हैं 2, ये गलत है। ईरान ने जो कार्रवाई की थी, सबसे पहले तो ईरान ने कार्रवाई किन पर की और क्यों की। हाल ही में ईरान में एक बॉम्बिंग हुई थी जिसमें उनके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के, जो कि इमाम खुमैनी की जो आर्मी है, ईरानियन आर्मी नहीं है वो इमाम खुमैनी की आर्मी है, उसको जो है निशाना बनाया गया था और उसके एक जनरल को उस बॉम्ब ब्लास्ट में, सुसाइड बॉम्बिंग में मारा गया था, जिसकी जिम्मेदारी जैशुल अदल ने ली थी। जैशुल अदल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये जो संबंध खराब हुए हैं, ये कब हुए? इनका जो दौर शुरू हुआ वो शुरू हुआ जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और इमाम खुमैनी वो फ्रांस से ईरान वापस आए और उन्होंने वहाँ की सत्ता पे कब्जा किया, और जो शाह ऑफ ईरान थे उनको जो है एग्जाइल में अमेरिका भेज दिया गया। उस समय वहाँ पे पाकिस्तान में जो शासन था वो जनरल ज़ियाउल हक का शासन था, और जनरल ज़ियाउल हक और CIA और ये सारे मिल करके अफ़गानिस्तान में कोल्ड वॉर लड़ रहे थे। वो कोल्ड वॉर सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं हो रही थी, वो कोल्ड वॉर एक पूरे रीजन में हो रही थी। मतलब पूरे वेस्ट एशिया से लेकर के, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये पूरा का पूरा, इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये सारे उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये जो टर्म दिया था कोल्ड वॉर, वो कोल्ड सिर्फ अफगानिस्तान में थी, बाकी हर जगह हॉट थी, और पाकिस्तान और ईरान में तो बहुत ज़्यादा हॉट थी। अब जब इमाम खुमैनी टेक ओवर करते हैं तो एक पैरानोया क्रिएट होता है, एक कहते हैं ना अनकंफर्टेबल एक माहौल बनता है, जो कि सऊदी अरेबिया में और पूरे मिडिल ईस्ट में बनता है, और अमेरिका इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए तैयारी कमर कस लेता है। ज़ियाउल हक को फिर सऊदी अरेबिया ने और बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ने बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स देने शुरू किए, ताकि जो इरानियन रिवॉल्यूशन है इसको सप्रेस किया जाए, ये जो रिजीम आई है खुमैनी की, इसको दबाया जा सके। क्योंकि उनको ये था
कि अगर ये रिवॉल्यूशन वहां पे शुरू हो गया ईरान में, अगर वहां के शाह को हटा दिया गया, तो अगर ये चीज शुरू हो गई तो फिर मिडिल ईस्ट में भी, वेस्ट एशिया में भी सारे के सारे जो इतने भी किंगडम्स हैं, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पे भी लोग हटाएंगे। दूसरी चीज कि वो एक शिया कंट्री थी और इमाम खुमैनी एक शिया लीडर है, और बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो मेजॉरिटी सुन्नी है सारी। तो वहाँ के जो उलेमा और जो मौलवी थे वो भी बहुत अनकंफर्टेबल थे इस चीज से। उस समय ज़ियाउल हक ने फिर कुछ एक्शंस लिए और सेक्टेरियन वॉर पाकिस्तान में शुरू हो गई, जिसके लिए आज भी पाकिस्तानी ज़ियाउल हक को ब्लेम करते हैं। शियाओं को, शिया इंटेलेक्चुअल्स को पकड़ के मारा जाने लगा। जो भी इस तरह की इमाम खुमैनी को सपोर्ट करने वाले लोग थे उनकी टारगेट किलिंग होनी शुरू हो गई। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में, जो कि मूलतः बलूचिस्तान में बनी थी। बलूचिस्तान, देखिए बलूचिस्तान दो जगह डिवाइडेड है, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान का एक आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है और आधा बलूचिस्तान का हिस्सा ईरान में है। जो ईरान में बलूचिस्तान है उसको कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान। सिस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान ये मिल करके एक पूरा बलूचिस्तान बनता है। जो BLA, BLF यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट इस तरह की, या यूनाइटेड बलोच आर्मी जो हाल ही में बनी थी, जो अलग अलग तंजीमें थी बलोचों की, उनको सबको मिला करके एक UBA बनी, यूनाइटेड बलोच आर्मी। वो ये जो तंजीम बनी है, इस तंजीम को वहां पे सेफ हेवन मिलता है सिस्तान बलूचिस्तान में, ये कहना पाकिस्तान का है। ईरान का ये कहना है कि जो हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस टेररिज्म करती हैं सिस्तान बलूचिस्तान में, उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? पाकिस्तान में है, पहले थी जुंदुल्ला, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। अब्दुल मालिक रेगी उसके लीडर हुआ करते थे। ही वॉज अ वेरी यंग, बहुत यंग, मेरे ख्याल से शायद 29-30 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी। जुंदुल्ला 2003 से 2011 तक एक्टिव थी। 2010 में अब्दुल मालिक रेगी को जो है फांसी दी गई, उसके बाद वो जुंदुल्ला खत्म हो गई। जुंदुल्ला जो है एक सुन्नी जो है ऑर्गेनाइजेशन थे, इसको सुन्नी सलफी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेकिन सलफी उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसको सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है उसको फंड करते थे, इसलिए उसको सलफी बना दिया गया। लेकिन वो कितनी सलफी थी नहीं थी ये डिबेटेबल है। एक चीज याद रखिए कि जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और जो बलूचिस्तान ईरान में है, ये दोनों सुन्नी डोमिनेटेड बलूचिस्तान के हिस्से हैं। ये इनमें शिया डोमिनेंस नहीं है। तो सिस्तान बलूचिस्तान में चूंकि सुन्नी बसते हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है ईरान की तरफ से, और उसके खिलाफ लड़ने का काम जुंदुल्ला करती थी। जुंदुल्ला जो है वो कहते हैं उसको, मतलब सोल्जर्स ऑफ गॉड आप कह लीजिए, इसका ट्रांसलेशन अगर आप करें तो। जुंदुल्ला के खिलाफ ईरान कार्रवाइयाँ करता था, और अब्दुल मालिक रेगी जो उसके लीडर थे, उनकी अरेस्ट की कहानी बड़ी जो है वो दिलचस्प है। अब्दुल मालिक रेगी को जो वर्जन पब्लिक में ईरान ने दिया और दुनिया भर में जो चलता है, आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि अब्दुल मालिक रेगी जो है वो UAE से किर्गिस्तान जा रहे थे, और उस फ्लाइट के बारे में ईरान को जानकारी मिली, और रास्ते में ईरानियन फाइटर जेट्स ने उस प्लेन को बंदर अब्बास एयरपोर्ट पे ईरान पे लैंड कराया, और लैंड करा करके उनको अरेस्ट कर लिया। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अब्दुल मालिक रेगी को पाकिस्तान ने बेचा ईरान को। वो इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद से उनको प्लेन में बिठाया, उस प्लेन को लैंड करा दिया ले जा करके ईरान में, और अब्दुल मालिक रेगी को हैंड ओवर कर दिया ईरानियंस को, जिसके बाद वहाँ पे कोर्ट में उनका ट्रायल चला और 2010 में उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो पाकिस्तान ने ये काम क्यों किया था? क्योंकि वॉर ऑन टेरर शुरू हो चुकी थी अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान चाहता था कि उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो ईरान के साथ जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर शांत रहे, उसमें कोई एक्टिविटी ना हो। तो उसको शांत करने के लिए इन्होंने वो दे दिया था। और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, क्योंकि जुंदुल्ला तो खत्म हो गई उनके मरने के बाद, अब्दुल मालिक रेगी के। उसके बाद एक 2012 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है जैशुल अदल। जैशुल अदल इज बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ जुंदुल्ला। तो जैशुल अदल के जो लीडर है उनका नाम है सलाहुद्दीन फारूकी। पाकिस्तानी बलूचिस्तान में बेस्ड है, और ये जा करके IRGC के और ईरान के जो है ऊपर ये सुसाइड बॉम्बिंग्स करना, अटैक्स करना, ये रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका गए थे, और अमेरिका जा करके उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से पैसे के लिए कि भाई आप हमें पैसे दें, हमारी इकॉनमी जो है वो इस तरह से है, और इलेक्शंस जो है, जो अमेरिका श्योर ना करे कि इलेक्शंस जल्दी हो पाकिस्तान में, और हमारे जो भी इलेक्शंस होंगे उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क ना उठाएं, और आपके यहाँ पे जो मीडिया है जो कि हो हल्ला करता है इमरान खान के सपोर्ट में, इसको थोड़ा कंट्रोल करें। अमेरिका ने पूछा कि भाई इसके बदले में आप हमको क्या देंगे? तो पाकिस्तान आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर ने कहा भाई आप जो बोलें
मालिक, क्योंकि माई बाप तो आप हैं, मालिक आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन हमास की जो वॉर चल रही है, उस वॉर में हम धीरे धीरे घुसते चले जा रहे हैं, इनगल्फ होते चले जा रहे हैं। लगभग 2-3 महीने हो गए, 100 दिन से ज़्यादा हो गए, 110 दिन करीब हो गए उस वॉर को। और ये वॉर में हमारा एफर्ट्स बढ़ता जा रहा है। अब तो हुथीज भी इन्वॉल्व हो गए हैं, हिजबुल्ला भी इन्वॉल्व हो गई है। और हुथीज और हिजबुल्ला दोनों कौन है? ईरान के सपोर्टेड ग्रुप्स हैं। हिजबुल्ला जो है वो लेबनान में बेस्ड है और जिसके लीडर जो है हसन नसरल्ला है। और हुथीज जो है वो यमन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जैदी शियाज हैं। हुथीज कौन है और इनके बारे में हम एक अलग से एपिसोड करेंगे, बहुत दिलचस्प होगा। उनकी भी स्टोरी बहुत दिलचस्प है। वो यमन में, क्योंकि वो भी एक माइनॉरिटी ग्रुप था यमन में, तो वो जैदी शियाज हैं। ये दोनों मिल करके रेड सी में वहाँ पे जो कार्गो शिप्स जा रही हैं, वो शिप्स के ऊपर हमले कर रहे हैं। जो भी शिप इजराइल जा रही होती है या इजराइल से आ रही होती है, वो उसके ऊपर ड्रोन से अटैक करते हैं हुथीस, या मिसाइल से अटैक करते हैं। उससे ट्रेड का बड़ा नुकसान हो रहा है जो शिपिंग करने में, क्योंकि अमेरिका इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो जो भी शिपिंग हो रही है, जिसके आज से 1 महीना 2 महीना पहले जो शिपिंग की कॉस्ट थी, अगर वो $100 थी, तो आज की डेट में वो बढ़ के $3100 हो गई है। यानी 31 गुना राइज हो गया है फीस में, शिपिंग करने में। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि हुथीज हमला कर रहे हैं, तो जो कार्गो कंपनियां हैं उन्होंने अपना चार्जेस बढ़ा दिए हैं, बिकॉज बहुत प्रोबेबिलिटी है कि भाई उनके शिप को टारगेट किया जा सकता है। इसके ऊपर जो है आप कंट्रोल कीजिए। और इसके लिए तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमारे पास जैशुल अदल है, पाकिस्तान में हमने पाल रखी है, ये ईरान में जाकर के ये हमले करेंगे। तो उन्होंने फिर, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई और उसमें IRGC के एक जनरल की मौत हुई। ये जो मौत हुई है, इसका बदला ईरान ने लेना था। तो ईरान ने बेसिकली ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया बलूचिस्तान में, इनके हाइडआउट्स के ऊपर, जैशुल अदल के उनके लोग मारे गए। और इसका डिक्लेरेशन पाकिस्तान ने ओन नहीं किया इसको। इसका डिक्लेरेशन ईरान के अपने स्टेट मीडिया ने खबर डाली 16 तारीख को, और 16 तारीख की रात 10 बजे कि भाई हमने हमला किया है बलूचिस्तान के अंदर घुस करके, और ये जो है हमने जैशुल अदल के टारगेट पे हिट किया, और ये लोग हैं जो कैजुअल्टी में मारे गए हैं। इसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम भी कार्रवाई करेंगे। तो जो बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट, जो कि पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके हाइडआउट्स पे अटैक करने की इन्होंने बात की कि हमने सिस्तान बलूचिस्तान में इनके हाइडआउट्स पे 100 किलोमीटर अंदर हमला किया है। JF-17 थंडर से हमला किया, जो उनका फाइटर जेट है, और स्टैंड ऑफ मिसाइल से हमला किया। यानी कि हमने एयर जो पेरिफेरी है ईरान की, हमने उसको क्रॉस नहीं किया था हमारे प्लेन्स ने। स्टैंड ऑफ वेपन्स, यानी हम पाकिस्तान की सीमा के अंदर रहते हुए हमने मिसाइल्स JF-17 से लॉन्च किए, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, और उन्होंने जा करके वहाँ पे हमला किया है, जिसमें कि ये BLA और BLF के लोग मारे गए हैं। अब वहाँ से जो पिक्चर्स आई हैं सिस्तान बलूचिस्तान से, उसमें मरे हैं बच्चे। उसकी फोटोग्राफ्स जो है वो वहाँ ईरान से पब्लिश की गई कि वहाँ पे बच्चे मारे गए हैं, और महिलाएं मारी गई हैं, और बूढ़ी महिलाएं मारी गई हैं, और उन बच्चों की, जिंदा बच्चों की, और फिर उन्हीं बच्चों की मरी हुई फोटो उस मिसाइल अटैक में जो हुई थी वो ईरान से रिलीज हुई। ईरान ने अब क्या किया? ईरान ने उठा करके कहा ठीक है, अब अगर आपको ये शौक है तो हम आपका ये शौक पूरा कर देते हैं। उन्होंने मूव कर दिए हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने रॉकेट लॉन्चर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। देखिए, अब ईरान वो कंट्री है जो आज की डेट में अमेरिका से भी लड़ रही है, इजराइल से भी लड़ रही है, सऊदी अरेबिया से भी लड़ रही है, वो सबसे लड़ रही है। और ये ईरान इराक वॉर लड़ चुके हैं। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कैजुअलिटीज से नहीं डरती। ईरान इराक वॉर में 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, आपको पता है? 10 लाख सिविलियंस मरे थे उसमें। ईरान ने हार तब भी नहीं मानी थी। मैं कोई ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैं उस स्टेट का माइंडसेट बता रहा हूं कि वो ऐसा स्टेट है, बिकॉज उनको ये पता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो खुमैनी की रिजीम चली जाएगी, जो कि नॉन नेगोशिएबल है ईरान में। IRGC जो है वो कभी भी खुमैनी की रिजीम को जाने नहीं देगी। तो ये पूरी सूरत हाल है जो अभी तक वहाँ पे हुआ है। अब देखें, ईरान के पास एक बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा लेवरेज है। वो लेवरेज क्या है कि पाकिस्तान की लगभग 20% आबादी शिया है, और वो जो शिया आबादी है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और इनको किसी को नहीं मानती कुछ। उनका जो लीडर है वो इमाम खुमैनी है।
दुनिया में शियाओं की जो लीडरशिप है वो इमाम खोमैनी के पास है। दुनिया में शिया चाहे कश्मीर में रहता हो, चाहे यूपी में रहता हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, चाहे जहाँ भी रहता हो, मैं 99% शियाओं की बात कर रहा हूँ। 1% को मैं एग्जाम्प्ट करने को तैयार हूँ। 99% शिया जो है वो इमाम खोमैनी को अपना रूहानी लीडर, अपना रूहानी नेता मानते हैं। ये हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये हमारे आध्यात्मिक लीडर हैं। तो खोमैनी के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, पाकिस्तान ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट से क्यों डरता है? वो डरता है, वो ये रिस्पॉन्ड भी ना करता। अगर ईरान ने ओन न किया होता कि हमने कार्रवाई की है, हमने मारा है, तो बताते भी नहीं, ये बताते भी नहीं, ये चुप रह जाते हैं। ये ईरान से इसीलिए डरते हैं क्योंकि इनकी अपनी खुद की 20% आबादी शिया आबादी है। इनके यहाँ फौज में शिया सोल्जर्स हैं, इनके यहाँ फौज में ब्रिगेडियर्स जनरल्स हैं जो शिया हैं। तो ये जो सारे के सारे ये जो उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है सोसाइटी की, और ये वो लोग हैं, और बहुत सारे शिया ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में ऐसे जो कि एक बार खोमैनी की एक आवाज़ पे लब्बैक कहने को तैयार है। वो पाकिस्तानी स्टेट से भी लड़ जाएंगे, वो उनके खिलाफ भी जिहाद कर लेंगे। तो ये डर है पाकिस्तान को कि ये सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने अब ये कर दिया है। अब जो अटैक होगा ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा सुलह सपाटे में ही जाएंगे बाद में कि माई बाप माफ़ कर दो, गलती हो गई। क्योंकि सरेंडर करने का तो इतिहास है ना पाकिस्तान आर्मी का। 93,000 पैंटें उतारी थी इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और जीते आज तक कहीं नहीं है। तो ये इनको तो फेस करना पड़ेगा। और देखिए पाकिस्तान के साथ ट्रेजेडी क्या है, इंडिया उनको एक्यूज करता है टेररिज्म का, कि इंडिया के खिलाफ टेररिज्म करते। ईरान एक्यूज करता है कि जैशुल अदल और जुंदुल्ला जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ बना के रखते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान, तालिबान कंप्लेन करता है कि ये आईसिस वालों को पाल रहे हैं अपने यहाँ। और आईएसआई के जो ब्रिगेडियर्स हैं, जिन्होंने हमने एक अपने वीडियो में बताया भी था, हमने फोटोग्राफ्स भी दिखाई थी, मेरे ख्याल शायद आरिफ आजकिया का वीडियो था जो आरिफ भाई के साथ हमने किया था, उसमें हमने दिखाया था कि वो कौन कौन से ब्रिगेडियर्स हैं और वो कौन कौन से ऑफिसर्स हैं आईएसआई के जो आईसिस को ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। तो तालिबान कंप्लेन कर रहा है कि उनके खिलाफ आतंकवाद पाकिस्तान कर रहा है। तो तालिबान के खिलाफ आतंकवाद कर पाने की जो क्षमता है वो आईएसआई में है, क्योंकि एक ही काम आता है उनको, आतंकवाद। और देखिए 2019 में जैशुल अदल की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जैशुल अदल ने 2019 में खश जाहिदान एक एरिया है सिस्तान बलूचिस्तान में, वहाँ पे इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की थी 2019 में जैशुल अदल ने। और जैशुल अदल ने उस सुसाइड बॉम्बिंग में 27 आईआरजीसी के सोल्जर्स मारे थे एक बॉम्बिंग में। तो जैशुल अदल की कैपेबिलिटी का पता है उनको। और जैशुल अदल और ईरान को ये है कि भाई वो ऑलरेडी हुथीज के साथ लड़ रहे हैं वहाँ पे रेड सी में, हिजबुल्ला को सपोर्ट दे रहे हैं पैलेस्टाइन में, सीरियन बॉर्डर, लेबनान के साथ बॉर्डर पे इजराइल के खिलाफ। उसके बाद वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और हमास के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो 3 वॉर्स ऑलरेडी लड़ रहे हैं 3 फ्रंट पे। और पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले उन्होंने इराक में और शायद सीरिया या लीबिया में वहाँ भी स्ट्राइक की है इन्होंने की वो इसलिए की थी क्योंकि इजराइल ने जो है वो सीरिया में कुछ टारगेट्स के ऊपर रॉकेट से हमला किया था, एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग की थी, जिसमें कि कुछ सीरियन की कैजुअलिटीज हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए फिर ईरान ने वहाँ पे किया था। ईरान जो है वो इस वॉर को प्रोलॉन्ग करना इनके फेवर में है ईरान के। अब इसमें देखिए पाकिस्तान की बचत क्या है। इस समय पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस समय पाकिस्तान चाइना के हाथ पांव पकड़ रहा है कि आप इंटरवीन करें और आप इसमें बीच बचाव करें। लेकिन ईरान भी तो चाइना की एग्जैक्टली इसीलिए तो नहीं, देखिए 2 डिफरेंस है। ईरान जो है एक लिमिट तक चाइना की चीज़ों को, चाइना की जो कहते हैं ना कि उनकी जो असिस्टेंस है उसके लिए वो चाइना के लिए कुछ करने को जाता है कि एक लिमिट तक जाता है। उतना सबसर्वेंट नहीं है, उतना गुलाम नहीं जितना पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी इकोनॉमी मॉर्गेज कर रखी है ना। पाकिस्तान तो लगभग 30-40 बिलियन डॉलर के कर्जे में है ईरान के, चाइना के। ईरान ने तो इन्वेस्टमेंट कराई है अपने यहाँ, दोनों में फ़र्क है। कर्ज भी लिया है लेकिन वो 90% जो है उसका एस्पेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट का है। और जो ये सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ईरान के लिए डेंजरस है। आपको क्या लगता है ये बीएलए और बीएलएफ वाले बिना ईरान की मर्जी के वहाँ रहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान में? और बीएलए और बीएलएफ वाले अटैक किस पे करते हैं? सीपेक के ऊपर करते हैं।
क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारी ज़मीन पे आप एक कॉरिडोर बना रहे हैं हमारे बिना परमिशन के। आप सुई से गैस निकाल के ले जाते हैं पंजाब में, लाहौर में और रावलपिंडी और सियालकोट में, आप हमसे पूछते नहीं हैं। आप हमारे यहाँ से सोना निकालते हैं, गोल्ड डिग करते हैं वो। और बलूचिस्तान, आपको पता है पूरे पाकिस्तान को जो है गैस वो सुई से जा रही है, बलूचिस्तान से जा रही है। और बलूचिस्तान में घरों में गैस नहीं है, वहाँ लकड़ी पे खाना बन रहा है आज भी। जिनकी ज़मीन से सोना निकल रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या वो मतलब बलूचिस्तान में ऐसी जगह है जो आपको किसी बलोच से बात कीजिए जहाँ सेम तालाब से जानवर भी पानी पी रहा है, वहाँ आदमी भी पानी पी रहा है जो बलोच है, तो वो करते हैं अटैक। तो ये जो सीपेक है, और सीपेक जो बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का, उसके लिए जो है वो डेंजरस है कि अगर सारा ट्रैफिक और सारा जो अगर ये सी रूट अगर बन जाता है और ये फिर यहाँ से सेंट्रल एशिया और चाइना और सब जगह चीज़ें जाने लगती है BRI के थ्रू, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ईरान बहुत स्मार्ट है, ईरान की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उनके जो ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो शाह ऑफ ईरान के टाइम के हैं। और शाह ऑफ ईरान के टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो डिप्लोमेसी थी वो बेसिकली अमेरिका और UK ट्रेंड थी, तो उनको डिप्लोमेसी करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक ये खबर उड़ाई जा रही है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं तोड़े हैं, ये गलत न्यूज़ चल रही है। हकीकत क्या है कि जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में ईरान के, वो ईरान गए हुए थे और उनको बस ये बोल दिया है कि आप अभी वापस मत आए। चार्ल्स डी अफेयर जो है वहाँ पे ईरानियन एम्बेसी के, वो आज भी हैं वहाँ पे, जो DCM होते हैं, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, वो है। उनको बुला करके फॉरेन ऑफिस ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था जब हमला हुआ था पाकिस्तान में। अब इसमें इसका बनेगा क्या? इसका बनेगा वही जो मैंने कहा कि चाइना को बुलाएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे। चाइना ने अपील की है दोनों देश शांति से काम लें। हाँ, तो वो चाइना को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से चाइना आकर के बीच बचाव कर दे। और जैश उल अदल का जो चीफ है सलाहुद्दीन फारूकी, ये तो आज भी पाकिस्तान में है ना। और हाँ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इसको उठा करके अगर चीज़ें अगर एस्केलेट करती है, तो जिस तरह से अब्दुल मालिक रेगी को उठा करके दे दिया था, उठा के बेच दें, इसको भी उठा करके बेच दें, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन इस समय नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय वो अमेरिका में वादा करके आए हैं। अमेरिका के साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकते। और ये जो जैश उल अदल है, इससे पहले जो जुंदुल्ला भी थी, ये CIA सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस थी। CIA इनको जो है वो पालती पोसती थी और CIA का पूरा सपोर्ट था इनको। अब इनको वो यूज करेंगे ईरान को मैसेज देने के लिए कि आप हाथ हल्का रखिए, ट्रेड को होने दीजिए रेड सी में, आप यहाँ पे हुथीस को कंट्रोल करिए, आप ये सब करिए। लेकिन वो ईरान इस समय करेगा नहीं। ईरान तो लड़ने पे आमादा है सबसे। ईरान ग्राउंड गेन कर रहा है वेस्ट एशिया में, वो इस समय पीछे नहीं जाएगा। पीछे वो जाता है जो हार रहा होता है। जो हार रहा होता है वो नेगोशिएशंस की बात करता है। जो एग्रेशन है सर ईरान का इस समय, क्या World War III की ओर जा सकते हैं? World War III की ओर तो नहीं जा सकते, क्योंकि World War III दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूक्रेन में हमला हुआ, रशिया ने आधा यूक्रेन कब्जा कर लिया है, कौन सा World War III हो गई? अमेरिका ने सब कुछ, अमेरिका जो है यूक्रेनियंस को मिसाइल भी दे रहा है, अमेरिका यूक्रेनियंस को सब कुछ दे रहा है, लेकिन खुद तो नहीं लड़ रहा जाके। क्यों नहीं लड़ रहा? क्योंकि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो फिर वो न्यूक्लियर थ्रेट क्रिएट होगा। और अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कैंडिडेसी जीत चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट वो होंगे, उनको विवेक रामास्वामी और जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो खड़े थे उन्होंने सपोर्ट भी दे दिया है अपना, कि हम उनको सपोर्ट देते हैं। इलेक्शन ईयर में किसी भी वॉर में घुसना ये अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप लैंड इन्वेजन नहीं कर सकते। इराक में जैसा आपने किया या अफगानिस्तान में किया, वो लैंड इन्वेजन ईरान में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान का एक तो शेयर साइज बहुत बड़ा है और ईरान की जो जियोग्राफिकल जो उसकी बनावट है वो इस तरीके की है, उसका जो साइज है वो नहीं कर पाएंगे। और IRGC की जो कैपेबिलिटीज़ है, आप देखिए ना, उन्होंने एक तरीके से पिछले 30 साल में लेबनान डायरेक्टली अपने कब्जे में कर लिया है। इराक मतलब एक तरीके से इराक में आज ईरान ही इराक चला रहा है। इराक के ऊपर कब्जा मेजॉरिटी ज़मीन पे ईरान का है, वही वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं, वही वहाँ पे सारे काम देखते हैं। कोर्ट्स भी जो लगती हैं वो ईरानियन ऑफिशियल्स लगाते हैं, या जो शिया हैं इराकी वो लगाते हैं। तो सारा का सारा काम जो है वो ईरान के कब्जे में है। सीरिया, ऑलरेडी सीरिया में वो अमेरिका को हरा चुके हैं। अमेरिका और अलाइड फोर्सेस को सीरिया में हरा चुके हैं। सीरिया आज की डेट में डायरेक्टली उनके कब्जे में है। बशर अल असद तो वहाँ पे
राजा है या डिक्टेटर कह लीजिए, उनको रूलर कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए, लेकिन वो तो ईरान के उससे चल रहा है ना सारा काम सीरिया में। और हमास जो है वो ऑलरेडी उनके गिरफ्त में आ चुकी है, हमास उनके ही सपोर्ट से चल रही है। तो वो तो इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं ना, सीरियन बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं बशर अल-असद के थ्रू। लेबनान के बॉर्डर पे जो इजराइल का बॉर्डर है वहां पहुंच चुके हैं, हिजबुल्लाह के थ्रू लेबनान में पहुंच चुके हैं। और उसी के जरिए उधर भी, और पैलेस्टाइन वो हमास के थ्रू जो है पैलेस्टाइन वाले उसमें जो है गाजा में घुस चुके हैं वो। उसके बाद जो हुसीज हैं, हुसीज के थ्रू वो साउथ से आ रहे हैं, मतलब वो पानी पे ऊपर भी वो अटैक कर रहे हैं। तो वो तो ग्राउंड गेन किया है उन्होंने। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है कि भाई वो कहाँ से हार रहे? अगर आप ऑन पेपर देखे हम आप बैठ करके बड़ा वो तो करें, इजराइल को हम भी सपोर्ट करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते। अमेरिका एक दोगला देश है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो आपके हमेशा पीठ में खंजर भोंकेगा। इस जुंदुल्ला को खुद बनवाया, और जब वॉर ऑन टेरर चल रही थी तो उसी जुंदुल्ला के लीडर को, अब्दुल मालिक रेगी को, जब पाकिस्तान ने बेचा ईरान को कि इस बॉर्डर पे शांति रहे ताकि हम ये वॉर लड़ सके, वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में, तो बिना CIA की मर्जी के उसके चीफ को उठा के दे दिया था। ऐसा तो नहीं होगा। तो वो हकीकत है ना। तो CIA तो जिनको पालता है उनका सौदा करने में उनको 2 मिनट नहीं लगते। सेम हाल पाकिस्तान का है। अब जैशुल अदल को यूज कर रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि लेबनान पे किसका है कब्जा? हिजबुल्लाह का है। सीरिया में कौन रूल कर रहा है? असद रूल कर रहा है। इराक को कौन कंट्रोल करता है? ईरान कंट्रोल करता है। उसी इसकी पावर बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। सीधा अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, ब्रिटेन को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सारी हकीकतें हैं। अब आप कहते हैं इंडिया का, कि भाई इंडिया का क्या रोल है, इंडिया कैसे इन्वॉल्व? इंडिया की 10 वॉरशिप्स इंडियन नेवी की आज की डेट में रेड सी के अंदर खड़ी हैं, और सिर्फ ये सिक्योर करने के लिए कि जो भी ट्रेड इंडिया से सुएज कैनाल थ्रू होके जाता है, या चाहे इंडिया से वहां जा रहा हो, चाहे सुएज कैनाल से इंडिया आ रहा हो, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो 10 वॉरशिप्स जो है वहां पे खड़ी हैं, वो इंडियन उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और पाकिस्तान के लिए ये वॉर बहुत फेटल होने वाली है, और ये लंबी चलेगी। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली वॉर नहीं है। अगर चाइना ने बीच बचाव नहीं किया, अगर चाइना ईरान को कन्विंस नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता उनके साथ लड़ाई। क्योंकि आप ये भी याद रखिए कि तालिबान ने अपनी पीस ट्रीटी ऑलरेडी ईरान के साथ कर रखी थी। एक चीज़ याद रखिएगा कि 2016 में मुल्ला अख्तर मंसूर जो तालिबान के सेकंड चीफ थे, उनको ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिका ने मारा। वो ड्रोन स्ट्राइक में जब मारा तो वो कहाँ मारा था? ईरान में, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में वो क्या कर रहे थे? मुल्ला अख्तर मंसूर, वो ईरान से बलूचिस्तान आ रहे थे। इसलिए उसको, मुल्ला अख्तर मंसूर को ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिका ने मारा था। तो बलूचिस्तान क्या करने गए थे? तालिबान हैड ऑलरेडी मेड अ पीस डील विद ईरानियन रजीम। तालिबान के रिश्ते ईरान से खराब नहीं है। तालिबान ने चेंज किया है खुद को। ये मुल्ला अख्तर मंसूर के टाइम पे ही ये काम हो गया था। तो आज की डेट में पाकिस्तान को 3 तरफ से ठुकाई हो रही है। एग्जैक्टली यही पूछने वाले थे। तालिबान भी ठोक रहा है नॉर्थ से, इधर से इंडिया ठोक रहा है, और वेस्ट बॉर्डर से ईरान ठोक रहा है। मंदिर का घंटा बना दिया है, कोई भी बजा जा रहा है। और ये चलता रहेगा सिलसिला, इनको घंटे की तरह बजाने का। इतना कमजोर पड़ोसी होना भारत के हित में होगा? नहीं, भारत के हित में तो पाकिस्तान जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना भारत के हित में है। और ये उनको कमजोर जो है वो खुद उन्होंने बनाया है ना। भाई आप आईसिस को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ। पहले आपने तालिबान को सपोर्ट किया अमेरिका के खिलाफ। जब तालिबान आ गए, तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपने आईसिस को सपोर्ट शुरू कर दिया, जिसको ISKP कहते हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। तो आपने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर आप इधर से अमेरिका से डॉलर पकड़ने के लिए आपने यहाँ से जो है कि जैशुल अदल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैशुल अदल से बॉम्बिंग्स करानी शुरू कर दी। तो ये पैसा लेने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब कॉस्ट पे कर रहे हैं, अब कीमत चुकाओ, अब ठुकाई हो रही है, बढ़िया तेल लगा के बैठो। सर, इसमें बलूचों का भी आंदोलन भी चल रहा है इस्लामाबाद में। कुछ इस पर फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि जो सारी लड़ाई का केंद्र है वो तो बलूचिस्तान ही है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे में हो चाहे ईरान के। तो पिस तो बेचारा बलूच रहा है ना। देखिए, बलूच तो पिस रहा है, लेकिन बलूच का तो ये है ना कि यार इनके हाथ से मरने का से अच्छा है कि इनसे लड़के मर जाओ। बलूच जो है वो तो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा था,
बलोच अंग्रेजों के, भाई पंजाबी तो नहीं लड़ा ना कभी अंग्रेजों से, जो पाकिस्तानी लाहौरिये हैं ये, या ये पिंडी वाले जो है, ये तो नहीं लड़े कभी अंग्रेजों से। ये तो कोलैबोरेटर्स थे अंग्रेजों के। ये तो अंग्रेजों से मनसबदारियां और लंबरदारियां और ये सब ले रहे थे, बड़े बड़े टाइटल्स ले रहे थे, राय बहादुर ये वो। ये तो कोलैबोरेटर्स थे अंग्रेजों के। उनसे लड़ा कौन? उनसे तो बलोच लड़े, उनसे पश्तून लड़े, उनसे सिंधी भी लड़ा है। बलोच तो लड़ रहा है, बलोच आज से नहीं, पिछले 250-300 साल से लड़ रहा है। और इनसे लड़ेगा वो अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों के सामने नहीं झुका तो इनसे ये चुचू के मुरब्बे ये बेचते क्या है? इनको तो तालिबान भी ठोक रहा है, बलोच को पता है। और देखिए दुनिया में लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी जो है वो बलूचिस्तान में चल रही है, 1948 से लेकर के आज तक चल रही है, पाकिस्तान खत्म नहीं कर पाया। इंडिया एक कंट्री है, यहाँ पे हमने खालिस्तान की इंसर्जेंसी किल की, हमने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी इंसर्जेंसीज खत्म की। रेड कॉरिडोर हुआ करते थे इंडिया में, मालूम है आपको? ईस्टर्न यूपी से लेकर के उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, ये सब रेड कॉरिडोर्स थे। नक्सल खत्म किया हमने नक्सल इंसर्जेंसी खत्म की, बहुत थोड़ी बहुत रह गई है बिल्कुल, वो भी आप देखेंगे 2-4 साल में खत्म हो जाएगी। हमने तो 3-4-5 इंसर्जेंसीज खत्म की हैं इस देश में। हमने एलटीटी की इंसर्जेंसी खत्म की। तो हमने साउथ से लेके नॉर्थ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमने इतनी सारी इंसर्जेंसीज खत्म की है। पाकिस्तान से एक इंसर्जेंसी आज तक खत्म नहीं हो पाई, नॉट अ सिंगल वन। पाकिस्तान का कहते हैं ना कि पाकिस्तान की ठुकाई है जरा धूमधाम से हो, तो वो धूमधाम से हो रही है, इधर से भी, उधर से भी, ऊपर से भी। और नसीब वाले हैं कि साउथ में कोई उनके है नहीं। तो पीओके लेने का उचित समय लगता है, आने वाला है। देखिए पीओके लेने का समय आने वाला है। और इसके बारे में भी जो है ये आसिम मुनीर जब अमेरिका गया था तो उसने इसके बारे में भी वहाँ कंप्लेन की थी कि ये बार बार पीओके कर रहे हैं, और आप हमको गारंटी दीजिए कि इंडिया इस समय कोई भी मिस एडवेंचर नहीं करेगा हमारे साथ, और कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। तो अमेरिका ने कहा हाँ ठीक है, हम इंडिया को समझाएंगे, हम इंडिया से बात करेंगे। तब उसके बाद ये ईरान में इन्होंने अटैक किया था, जैशुल अदल ने। बेसिकली जैशुल अदल का अटैक थोड़ी है, ईरान बेवकूफ़ है, ईरान को नहीं पता कि जैशुल अदल से अटैक किसने करवाया है। इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पास नहीं है। इनको ये बहुत बड़े सूरमा है और वो हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हुए, ऐसा तो नहीं है यार। वो तो सबसे लड़ रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया से भी लड़ रहे हैं। अभी चाइना ने उनकी पीस ट्रीटी कराई है सऊदी अरेबिया से, तो अब वो पीस ट्रीटी है कितना लास्ट करेगी, ये देखने वाली बात है। अच्छा सर, ईरान का इतना मजबूत होना, इतना शक्तिशाली होना, इसके वैश्विक परिदृश्य में क्या बदलाव आएंगे? वो मतलब हित में होगा खासकर भारत की दृष्टि से। देखिए हमारे भी पड़ोस में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं चाइना से, और चाइना और ईरान। देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा था ना, ईरान की जो डिप्लोमेसी है या वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी मैच्योर है। वो एक लिमिट तक जो है ना, वो चाइना के, मैंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान में अंतर ये है कि पाकिस्तान कहता है कि मुझे तुम मछली मार के बना के प्लेट में रख के दो, तब हम खाएंगे। तो कहता खिला भी दो, ठीक है, और अपने हाथ से खिला भी दो। ईरान क्या करता है? ईरान कहता है कि भाई साहब आप मुझे मछली बना के खिलाओ मत, मुझे मछली मारना सिखा दो, लोकेशन बता दो कहाँ है मछली मिलेगी कहाँ और मारी कैसे जाएगी। ये अंतर है दोनों में। और ईरान की डिपेंडेंस है। आप ये देखिए, वो अपने से 8,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से लड़ रहा है। उनको चीन से लड़ना, वो चीन से भी लड़ लेंगे, वो सबसे लड़ सकते हैं। और इकलौता शिया कंट्री था ये ईरान। अब तो लेबनान भी हो गई, अब तो इराक भी हो गया। तो इन्होंने शिया कंट्रीज क्रिएट कर ली हैं पिछले 25-30 साल में, अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया है। और यमन में भी देख लीजिए, आपको पता है यमन में सऊदी अरब ने पिछले 5-6 साल में कितने एयर रेड्स किए, कितने बम गिराए हैं, पता है आपको? सऊदी अरब ने हूथीज के खिलाफ यमन में 10,000 बम गिराए हैं। 10,000 बम, एक बम $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन ऐसे आते हैं। 10,000 से ज्यादा उन्होंने बम्स गिराए हैं। हूथीज को आज तक उसके बाद भी नहीं कंट्रोल कर सके। वो आज पहले से ज्यादा ताकतवर है, उनका सपोर्ट बेस पहले से ज्यादा बढ़ा है यमन के अंदर। आप पेपर पे देखिए चीजें, बाकी सारी बातें ठीक है, मैं और आप बैठ के बात करें, हम किसी की तारीफ करें, वो सारी चीजें अलग है। रियलिटी ये है कि हमने, और ये जितनी भी इंसर्जेंसीज है, देखिए इंडिया के साथ आप लोगों को कंपेयर जब करते हैं ना, इंडिया बड़ा डिफरेंट कंट्री है। इंडिया जो है, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस बड़ी डिफरेंट है। इंडिया कहीं भी दूसरे के देश में जाकर के लड़ाइयाँ नहीं लड़ता, और दूसरों की लड़ाइयाँ तो बिल्कुल नहीं लड़ता। नहीं गए थे ना वो हम श्रीलंका में लड़ने? नहीं, तो श्रीलंका में हम लड़ने गए थे, तो श्रीलंका हमारे बॉर्डर पे था, ठीक है। वहां पे
पाकिस्तान आर्मी पहले पहुंच चुकी थी श्रीलंकन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। वहां पे CIA ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी। इंडिया के हित में था कि पाकिस्तान की सेना जो है वो उसके सदर्न बॉर्डर में जो इकलौता पड़ोसी है वहां पे आके पाकिस्तान की आर्मी लड़ाई लड़ रही है और CIA वाले वहां पे अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं और इंडिया यहाँ पे बैठ के देखता रहे। इंडिया को जाना वहां मजबूरी थी, तो इंडिया गया। और इंडिया गया तो आप जब वहां पहुंचेंगे तब तो आपको मालूम चलेगा ना पाकिस्तान वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, CIA वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। और LTT की कहानी जो है वो बड़ी डिफरेंट है, उसके ऊपर हमको एक पूरा वीडियो करना पड़ेगा कि उसको कांग्रेस ने ही कैसे बनाया LTT को, और फिर बाद में वो कैसे भारत के गले की हड्डी बनी और फिर कैसे जो है उसको साफ किया गया। तो वो एक अलग स्टोरी है, वो उसके लिए पूरा एक अलग एपिसोड चाहिए होगा हमको। तो भारत कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जब वहां से फोर्सेस विड्रॉ करनी थी अफगानिस्तान से, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या नहीं ऑफर किया इंडिया को, आपको अंदाजा नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बकवास करते हैं लोग बैठ के, इनको पता ही नहीं है कुछ। प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी जब रिटायर हो जाएंगे तो कभी कोई किताब लिखे तो बताएं इस देश को कि डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने क्या क्या ऑफर किया था। कि हम आपको कहा था आप मुंह खोलिए, बस आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपको सब कुछ देने के तैयार हैं, बस एक काम करिए कि हम अमेरिकन फोर्सेज यहाँ से अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं, आप इनकी जगह पे अपने 25-50 हज़ार 1 लाख फौजी जो है वो आप अफगानिस्तान में विड्रॉ कर लीजिए, हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनका सारा खर्चा भी हम उठाएंगे आपके फौजियों का, आपकी जो भी असिस्टेंस होगी हम करेंगे, आपको दुनिया की जिस ग्लोबल बॉडी में आपको मेंबर बनना है हम बनाएंगे, आपको जो करना है हम करेंगे, आपको ट्रेड डील करनी है आपको ट्रेड डील करके देंगे। सब कुछ किया था उन्होंने ऑफर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, हमारे सैनिक आपकी लड़ाई क्यों लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा देश का सैनिक अपने देश के हित के लिए मरेगा ना, आपके हित के लिए क्यों मरेगा, अफगानों के हित के लिए क्यों मरेगा। इंडिया नहीं लड़ता, और इंडिया को लड़ना पड़ा तो World War I और World War II का इतिहास खोल के पढ़ लीजिए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, वो पूरे वेस्ट एशिया में, इजराइल में एक जगह है हाइफा, वहाँ बैटल ऑफ हाइफा हुई थी जिसमें भारतीय फौजी लड़े थे। तो उन भारतीय सैनिकों की मूर्ति आज तक लगी हुई है वहाँ पे बैटल ऑफ हाइफा में, और जीते हैं। World War I में पूरे वेस्ट एशिया में लड़े, World War II में यूरोप से लेकर के म्यांमार बर्मा तक सब जगह जाके लड़े, और हर जगह विजयी रहे। भारत का सैनिक कहीं हारा नहीं है। और यही नहीं है, और थोड़ा पीछे चले जाइए, महाराजा रंजीत सिंह की फौज में थे कौन, आपके यही डोगरा राजपूत थे, पहाड़ी जो राजपूत थे हिमाचल के, उत्तराखंड के वो थे, राजस्थान के राजपूत थे, पंजाब के थे, जट सिख थे, ये जाकर के लड़े थे वहाँ पे काबुल तक। और पेशावर के किले में पठानों को नाक में नथ पहना करके और पैरों में घुंघरू बांध करके और सलवार पहना करके डांस कराया था। ये रिकॉर्ड की बात है, ये इतिहास में दर्ज है। तो भारतीयों ने पठानों को भी ठीक किया हुआ है, भारतीयों ने वेस्ट एशिया में भी जाकर लोगों को ठीक किया हुआ है। भारत के लोगों ने, भारत के सैनिक को लड़ना हुआ अपने हितों के लिए तो जाके लड़ेगा, ये वॉर किधर भी जाए, ये दाएं जाए बाएं जाए, इंडिया के गले आके पड़ जाए, चाहे जो भी होगा, इंडिया लड़ने से नहीं डरता। और भारत का जो भारतीय है वो इनसे जो है, पहला इस्लामिक हमला राजा दाहिर के ऊपर, जब पहला अरबी इस्लामिक हमला हुआ वो कब हुआ था, वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। सारस्वत ब्राह्मण राजा थे वहाँ के सिंध के, राजा दाहिर। तो राजा दाहिर सेन के ऊपर जब हमला हुआ 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, जब आपके महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, जब ये लोग हुई तो 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए ना। 8वीं से 16वीं शताब्दी तक कौन लड़ता रहा, किसने रोक के रखा इनको, किसने थॉट किया, भारतीयों ने किया, भारतीय राजाओं ने किया। तो भारतीय जो है, भारतीयों ने इनसे लड़ाई भी लड़ी है, इनको फिट भी किया है, इनको नथ भी पहनाई है, इनसे पैरों में घुंघरू और कमर में सलवार बांध के इनसे मुजरा भी कराया है, और इनके गढ़ में जाके कराया है। तो ठीक है, बाकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ये वो है। अगर हमारे गले पड़ेगी ये वॉर कहीं, आज भी देख लीजिए इंडियन नेवी पहुंच गई ना अपने 10 शिप्स लेकर के रेड सी में। भाई हम अपना प्रोटेक्ट करेंगे, इजराइल अपना प्रोटेक्ट करे, अमेरिका अपना प्रोटेक्ट करे, हम अपनी जो शिप्स है हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। हुसीज ने हमला नहीं किया अभी तक, करेंगे तो हम हुसीज को भी निपट लेंगे, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो या चाहे जितने भी हैं। ईरान हमारा दोस्त है, ईरान इज़ अ फ्रेंडली कंट्री। तो ठीक है, अगर ईरान अगर डिसाइड करता है कि नहीं हमें भारत से लड़ना है तो ठीक है, उनका भी शौक पूरा कर देंगे।